हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग जनवरी 2021 माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग आज देखेंगे जनवरी 2021 माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय से हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, मगर अभी हम लोग आगामी कुछ दिनों में ही अपने सभी करंट अफेयर्स यानी कि मई माह तक के करंट अफेयर्स को इस महीने के अंदर समाप्त कर देंगे और उसे पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर्स और वे सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहाँ की आपको सभी तरह के मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। बिहार के मूल निवासी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें महासचिव नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। उत्पल कुमार सिंह को देश के सर्वोच्च अधिकारी यानी कि कैबिनेट सचिव के बराबर का दर्जा दिया गया है। उत्पल सिंह जो है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे मूल रूप से बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। वे 1 दिसंबर 2020 से कैबिनेट सचिव के रैंक के लोकसभा सचिवालय और महासचिव के पद को संभालेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, उत्पल कुमार। और साथ में ही यह भी याद रख सकते हैं कि वे कहाँ के थे, तो वह थे जमुई के। अगला प्रश्न, हाल ही में किसकी जयंती पर देश की पहली प्रेसिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती के अवसर पर बिहार पॉजिटिव और इंडिया पॉजिटिव की ओर से कंकड़बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र प्रसाद की याद में प्रेसिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यह पहली बार है जब किसी राजनेता के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को राजेंद्र बाबू के जीवन, विचार, संघर्ष, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में बताना है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद रखिएगा कि यह कौन सी जयंती थी, तो यह 136वीं जयंती थी। और क्या कौन सी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, तो प्रेसिडेंशियल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एड्स दिवस के मौके पर बिहार में कितने नए एक साथ ART सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7। HIV संक्रमितों को अब दवा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। ART सेंटरों की संख्या को बढ़ाकर उन्हें राहत दी जा रही है। विश्व एड्स दिवस पर 7 नए सेंटरों का शुभारंभ होने के बाद अब कुल संख्या 27 हो गई है। और संक्रमितों को चिन्हित करने को लेकर भी बिहार सरकार बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए जांच सेंटर बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। नालंदा, कैमूर, सुपौल, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सिवान में नए ART सेंटर खोले गए हैं। और 2030 तक जो है राज्य से एड्स का उन्मूलन के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि कितने सेंटर खोले गए हैं, तो टोटल 7 सेंटर खोले गए हैं। और यह कहाँ कहाँ खोला गया है, तो यह खोला गया है आपको नालंदा, कैमूर, सुपौल, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सिवान में। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला प्रश्न, केंद्र की पाठशाला की पौधशाला नामक कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के कितने स्कूलों में नर्सरी विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 30। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्कूल नर्सरी पंचवर्षीय योजना संचालित करने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्रस्ताव मांगा है।
इस कार्य के लिए वैसे स्कूल ही शर्त पर खरा उतर पाएंगे जिनके पास 100 वर्ग मीटर का खुला मैदान होगा, अस्थायी तौर पर पानी का स्रोत होगा, चाहर दीवारी की उपलब्धता होगी। और इस योजना को संचालित करने के लिए जिन स्कूलों का चयन होगा उस स्कूल के वर्ग 6 से 8 तक के विद्यार्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं। यह कार्य विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा। इसके तहत स्थापित पौधशाला में औषधीय पौधा, फलदार पौधा को भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो उसके लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का खुला मैदान होना चाहिए, पानी का स्रोत होना चाहिए, चाहर दीवारी भी होनी चाहिए, और साथ में यह कौन इसमें भाग ले पाएगा, तो वह ले पाएगा 6 से 8 तक के विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी ही इसमें भाग ले पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में मैथिली सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जितेंद्र नारायण झा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध अनुवादक और लेखक वायोवृत्त साहित्यकार जितेंद्र नारायण झा को किरण मैथिली सेवी सम्मान से नवाजा गया है। जितेंद्र नारायण ने बांग्ला, ओडिया और हिंदी की कई प्रसिद्ध किताबों का मैथिली में अनुवाद किया है। मैथिली में इसकी 1 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी है। किरण साहित्य शोध संस्थान की ओर से हर वर्ष मैथिली साहित्य में विशिष्ट योगदान देने वाले साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, जितेंद्र नारायण झा। और इन्होंने बांग्ला, ओडिया और हिंदी में जो है कई प्रसिद्ध किताबों का मैथिली में अनुवाद किया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किरण साहित्य शोध संस्थान की ओर से। ठीक है। अगला प्रश्न, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर बिहार के कितने कलाकारों को अटल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस अवसर पर बिहार के 11 कलाकारों को अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें आप लोग याद रखिएगा 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। और यह कब से लागू किया गया? तो 2014 से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पक्षी उत्सव का आयोजन हाल ही में किस जिले में किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। इसका आयोजन भागलपुर वन मंडल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्थानीय मंदार नेचर क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बता दें कि कहलगांव और सुल्तानगंज के बीच 60 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य लंबे समय से प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र रहा है। इस फेस्टिवल को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस क्षेत्र में आने वाले प्रवासी पक्षियों में मुख्यतः स्टेपी ईगल, यूरेशियन करलेव, फरंगनिस डक, यूरेशियन कूट, कॉमन ग्रीन सेक, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब इत्यादि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक जंगल सफारी तैयार किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। राजगीर में बनी सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में मान्यता दे दी है। तैयार हो जाने पर यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक सफारी होगी। 191 हेक्टेयर में फैली राजगीर सफारी के निर्माण के लिए 177 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। नेचर सफारी में पुराने परंपरा के अनुसार नए तरीके से मिट्टी, बांस व लकड़ी के कॉटेज बनाए जा रहे हैं। यह बाहरी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और यह कितने में फैला हुआ होगा? तो 191 हेक्टेयर में, और इस पर कुल लागत जो आ रहा है वह 177 करोड़ रुपए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में फ्रेंच आलू की खेती प्रारंभ की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर प्रखंड में फ्रेंच मूल के जामुनी आलू यानी कि जिसका कि मूल नाम है वीटे रोटे की खेती की जा रही है। इसके बाहरी और भीतरी दोनों भाग बैंगनी रंग के होते हैं। इसमें विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाने में इसका स्वाद जो है सामान्य आलू की तरह ही होता है। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो मूल नाम है वह है वीटे लोटे, ठीक है, और यह पश्चिम चंपारण में प्रारंभ किया गया है। तो इस दो बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस व्यक्ति को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उदय शंकर। मीडिया उद्योग से जुड़े उदय शंकर ने 2020-21 के लिए उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के संयुक्त प्रबंधक निदेशक संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। श्री शंकर एशिया प्रशांत के द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया और मनोरंजन कार्यकारी हैं, जो भारत का सबसे पुराना उद्योग निकाय है। तो आप लोगों को याद रखना है कि फिक्की के अध्यक्ष के रूप में यह अपना पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस नदी के किनारे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चांदन नदी। सीएम नीतीश कुमार ने बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत भदरिया स्थित चांदन नदी के तट पर अवस्थित पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया और कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ बुद्ध के आने के भी प्रमाण मिले हैं, इसलिए इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि चांदन नदी के वर्ष 1995 से पहले की धारा को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो आप लोग इसमें केवल इस नाम को याद रखेंगे कि यह कौन सी नदी के किनारे, तो वह है चांदन नदी। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मनीष कुमार। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार हेतु वैशाली के मनीष कुमार को प्रदान करने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार युवाओं को अस्थायी जैविक और बहुप्रचलित खेती के सफल मॉडल की ओर आकर्षित करने एवं युवाओं के कौशल विकास का प्रशिक्षण द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन करने हेतु दिया जा रहा है। नागपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें आप लोग मनीष कुमार का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मेघदूत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सर्वेश कुमार। भारतीय डाक विभाग के मेघदूत पुरस्कार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वितरित किया गया। पटना के राजेंद्र नगर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत उप डाकपाल सर्वेश कुमार को वर्ष 2020 का मेघदूत पुरस्कार दिया गया है। उन्हें निदेशालय से भेजा गया स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र के साथ ही 21,000 रुपए नगद राशि भी प्रदान की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा पुरस्कार सर्वेश कुमार को दिया गया है, तो वह दिया गया है मेघदूत पुरस्कार, और इसमें कुल 21,000 रुपए नगद राशि भी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह है राजगीर। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अभी फिलहाल राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं फिर से राजगीर को एक और खेल विश्वविद्यालय के रूप में बड़ा सौगात दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जहानाबाद। 7 निश्चय योजना की समीक्षा के बाद विभाग ने रैंकिंग जारी की है। बिहार की रैंकिंग में जहानाबाद पहले स्थान पर, नालंदा दूसरे स्थान पर और शिवहर जो है वह तीसरे स्थान पर अपना जगह बनाए हैं।
तो पहले स्थान पर कौन है? तो वह है जहानाबाद। तो आप लोग इस जहानाबाद का नाम याद रखेंगे, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस एक नए विभाग का गठन किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता विभाग। सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI, पॉलिटेक्निक को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता संस्कृति का विकास करने के लिए छात्रों के कोर्स में इसे भी शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को स्वयं उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सरकारी क्षेत्र के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ सके। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में बिहार से किस टीम का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कैचिंग द सन। आज के समय में बिजली के सीमित होने व असीमित प्रयोग पर बनी फिल्म कैचिंग द सन इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में नामांकित हुई है। इस फिल्म के निर्माता व पटकथा लेखक किशनपुर गांव के निवासी नीलांबर पाठक हैं और बिशुनपुर निवासी राहुल कुमार के निर्देशन में यह बना है। सौर ऊर्जा के संरक्षण पर बनी इस फिल्म कैचिंग द सन में आज के समय बिजली के सीमित होने व असीमित प्रयोग के कारण आने वाले दिनों के मुश्किलों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, इस फिल्म का नाम है कैचिंग द सन और इसके पटकथा लेखक कौन है? तो वह है नीलांबर पाठक। और यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सौर ऊर्जा के संरक्षण पर यह आधारित है। तो इस 3 बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के नए DGP कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजीव कुमार सिंघल। IPS अधिकारी संजीव कुमार सिंघल को बिहार का नया DGP नियुक्त कर दिया गया है। बिहार होमगार्ड्स एवं फायर सर्विसेज के DG कम कमांडेंट जनरल SK सिंघल को बिहार के नए पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने DGP पद छोड़ते हुए VRS ले लिया था। इसके बाद IPS अधिकारी SK सिंघल को बिहार के DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब SK सिंघल को पूर्णकालिक DGP नियुक्त कर दिया गया है। तो आप लोग संजीव कुमार सिंघल नाम को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यह स्थापित किया जा रहा है दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा। यह पहला राष्ट्रीय कौशल विकास का इंस्टीट्यूट होगा जहां लड़के और लड़कियां दोनों प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। यह 7 एकड़ में बनेगा और इसके लिए दरभंगा में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इस इंस्टीट्यूट में बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक ढंग से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि कहां पर खोला जा रहा है? तो दरभंगा में। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का 18वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीतामढ़ी। राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में 111 नए शहरी निकायों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 103 नई नगर पंचायतें और 8 ऐसी नगर परिषद शामिल हैं जिन्हें सीधे ग्राम पंचायत से परिषद बनाया गया है। वहीं सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर नगर परिषद को अपग्रेड कर नया नगर निगम बनाया गया है। 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, जबकि नगर निगम बिहार शरीफ और 11 नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया है। इन इलाकों में अब विकास की गति तेज होगी। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा विभाग डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग तथा NIC। बिहार सरकार की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए राज्य को यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से 6 श्रेणियों में 190 आवेदन किए गए थे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और NIC को महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। तो आप लोग इस 2 नाम को याद रखेंगे। कौन सा? पहला है मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग
और दूसरा है NIC। ठीक है, तो यह थे हमारे जनवरी 2021 माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे बहुत सारी परीक्षाएं जल्द ही लॉकडाउन के बाद प्रारंभ होगी, तो उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहें। जल्द ही हम लोग फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।